नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। मानहानि का मामला, केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई टली, अब 6 सप्ताह बाद सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई 6 सप्ताह के लिए टाल दी। याचिका में उन्होंने मई 2018 में यूट्यूबर ध्रुव राठी का वीडियो एक्स पर शेयर करने से संबंधित मानहानि मामले में जारी कई समन को बरकरार रखने के दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी। अदालत में केजरीवाल की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी द्वारा समझौता करने के लिए कुछ और समय मांगे जाने के बाद जस्टिस संजीव खन्ना, संजय कुमार और आर महादेवन की पीठ ने मामले की सुनवाई 6 सप्ताह के लिए टाल दी। इस दौरान सिंघवी ने कहा, हम खेद व्यक्त करते हैं, लेकिन समझौते के लिए कुछ और समय दिया जा सकता है। वर्तमान में इस व्यक्ति के जीवन में बहुत सी चीजें चल रही है। शीर्ष अदालत ने 11 मार्च को केजरीवाल से पूछा था कि क्या वे मामले में शिकायतकर्ता से माफी मांगना चाहते हैं। केजरीवाल ने 26 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि भाजपा के आईटी प्रकोष्ठ से संबंधित कथित मानहानिकारक वीडियो शेयर करके उनसे गलती हुई है। शिकायतकर्ता विकास सांकृत्यायन की ओर से पेश वकील ने शीर्ष अदालत से कहा कि केजरीवाल एक्स या इंस्टाग्राम पर माफीनामा जारी कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली केजरीवाल की याचिका पर नोटिस जारी किए बिना शिकायतकर्ता से पूछा था कि अब जबकि याचिकाकर्ता यह स्वीकार कर चुका है कि उससे गलती हुई है, तो क्या वे मामले को बंद करना चाहते हैं। चलिए अब रुख करते हैं अगली बड़ी अपडेट का। रिपोर्ट में खुलासा, राहुल गांधी को 5 माह में शेयर बाजार से 46,49,000 रुपए का मुनाफा, 4.33 करोड़ रुपए का किया है कुल निवेश। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर सरकार और सेबी पर हमलावर विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने शेयर बाजार में अच्छा फायदा कमाया है। आंकड़ों के अनुसार राहुल को शेयर बाजार में निवेश से पिछले 5 माह में 46,49,000 रुपए का फायदा हुआ है। मार्च तक उन्होंने कुल 4,33,00,000 रुपए का निवेश किया, जो 12 अगस्त तक बढ़कर 4,80,00,000 रुपए हो गया है। राहुल ने इस साल लोकसभा चुनाव के दौरान रायबरेली से नामांकन भरा था। इस चुनावी नामांकन में उन्होंने कहा था कि 15 मार्च 2024 को उनके पोर्टफोलियो का मूल्य 4.33 करोड़ रुपए था। इसकी कीमत अब बढ़कर 4,80,00,000 रुपए हो गई है। उन्होंने जिन शेयरों में निवेश किया है उनमें एशियन पेंट्स, बजाज फाइनेंस, दीपक नाइट्रेट, डिवीज लेब्स, जीएमएम फोर्डलर, हिंदुस्तान यूनिलीवर, इंफोसिस, आईटीसी, टीसीएस, टाइटन ट्यूब इन्वेस्टमेंट और एलटीआई माइंडर्टी जैसे शेयर है। राहुल ने बड़ी कंपनियों के अलावा छोटी कंपनियों के शेयरों में भी निवेश किया है। इनमें वर्टोज एडवर्टाइजिंग और विनाइल केमिकल जैसी कंपनियां हैं। उनके पोर्टफोलियो में 24 शेयर है। इसमें से 4 कंपनियां एलटीआई, माइंडर्टी, टाइटन, टीसीएस और नेस्ले इंडिया में उन्हें घाटा हुआ है। उन्होंने 5 माह में वर्टोज के शेयरों का संख्या बढ़ा दी है। पहले उनके पास इसके केवल 260 शेयर थे, जो अब बढ़कर 5,200 हो गए हैं। चलिए अब जानते हैं अगली बड़ी अपडेट को। जाति जनगणना के यूपी मॉडल को पूरे देश में आजमाएगी कांग्रेस, जनता को करेगी जागरूक। कांग्रेस अब जाति जनगणना और सामाजिक न्याय के मुद्दे को धार देगी। पार्टी यूपी में चल रहे अभियान को अब देशव्यापी बनाएगी। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का मानना है कि जाति जनगणना का लोकसभा चुनाव के दौरान यूपी में व्यापक असर रहा। ऐसे में इसे अब अन्य राज्यों में भी लागू किया जाएगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में केंद्रीय कार्य समिति की मंगलवार को नई दिल्ली में हुई बैठक में प्रदेश अध्यक्षों, महासचिवों और प्रभारियों के साथ रणनीति को अंतिम रूप दिया गया। बैठक में राष्ट्रव्यापी जाति जनगणना कराने, आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक न्याय दिलाने और अडानी महाघोटाले की जांच के लिए एक संयुक्त संसदीय समिति का गठन करने के मुद्दे पर चर्चा हुई है। सूत्रों के मुताबिक शीर्ष नेतृत्व ने माना कि सियासी तौर पर जाति जनगणना का मुद्दे पर यूपी में व्यापक असर रहा। इससे लोकसभा चुनाव में वोट बैंक को एकजुट करने में सफलता मिली। ऐसे में इस मुद्दे को धार देकर पूरे देश में अभियान चलाया जाएगा। प्रदेश में लोकसभा चुनाव के दौरान दलित संवाद कार्यक्रम चलाया गया। राहुल गांधी ने विभिन्न जनसभाओं में ओबीसी की भागीदारी पर सवाल उठाया।
लोकसभा चुनाव के बाद यूपी में जाति जनगणना के लिए 26 जुलाई से 7 अगस्त तक भागीदारी सम्मेलन किए गए और अब मंडलवार सम्मेलन चल रहे हैं। आगे इस मुद्दे पर ब्लॉकवार सम्मेलन करने हैं और लोगों को इस मुद्दे पर एकजुट करने की रणनीति बनाई गई है। चलिए अब जानते हैं अगली बड़ी अपडेट। सेबी प्रमुख को हटाने की मांग करते हुए कांग्रेस करेगी आंदोलन, केसी वेणुगोपाल ने किया ऐलान। कांग्रेस ने हिंडनबर्ग के आरोपों के बाद सेबी प्रमुख को हटाने की मांग करते हुए राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन करने का ऐलान किया है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव और सांसद केसी वेणुगोपाल ने कहा, 22 अगस्त को पूरे देश में राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा आंदोलन होगा। हम सेबी अध्यक्ष को उस पद से हटाने की मांग करते हुए प्रत्येक राज्य की राजधानी में प्रवर्तन निदेशालय के कार्यालय का घेराव करेंगे। उन्होंने कहा, आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में एआईसीसी महासचिवों, प्रभारियों और पीसीसी अध्यक्षों की बैठक हुई। हमने देश में इस वक्त हो रहे सबसे बड़े घोटालों में से एक हिंडनबर्ग के खुलासे, अडानी और सेबी से जुड़े घोटालों के बारे में चर्चा की है। कांग्रेस नेता ने कहा, हमने सर्वसम्मति से 2 चीजों की मांग करते हुए इस मुद्दे पर देशव्यापी आंदोलन करने का फैसला किया है। एक तो अडानी मेगा घोटाले पर जेपीसी जांच, जिसमें प्रधानमंत्री पूरी तरह से शामिल है और जिसमें वित्तीय बाजार विनियमन के साथ अब गंभीर समझौता किया गया है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव और सांसद केसी वेणुगोपाल ने कहा कि हमने भारत सरकार से बिना किसी देरी के राष्ट्रव्यापी जाति जनगणना की अपनी मांग को फिर से दोहराया है। हमने पहले ही वायनाड आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग की है। हमने उत्तराखंड, हिमाचल और पूर्वोत्तर राज्यों के अन्य हिस्सों में हुई प्राकृतिक आपदाओं पर चर्चा की। बांग्लादेश मुद्दे के संबंध में भारत सरकार की ओर से धार्मिक अल्पसंख्यकों और उनके पूजा स्थलों पर लक्षित हमलों को रोकने और उन्हें सुरक्षा, सम्मान और सद्भाव का जीवन जीने में सक्षम बनाने के लिए सभी संभव कदम उठाने के लिए एक बैठक बुलाई गई थी। हमें उम्मीद है कि सरकार इसे लेकर जरूरी और प्रभावी कदम उठाएगी। चलिए अब जानते हैं अगली बड़ी अपडेट। कांग्रेस की बैठक में खड़गे का केंद्र पर हमला, कहा गरीबों और मध्यम वर्ग के साथ विश्वासघात हुआ। लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करने के बाद कांग्रेस ने अब विधानसभा चुनावों की तैयारी शुरू कर दी है। महाराष्ट्र, झारखंड, हरियाणा के विधानसभा चुनाव और कुछ राज्यों में उपचुनावों की तैयारियों के बीच कल कांग्रेस की एक बैठक हुई। इस दौरान तमाम मुद्दों पर बात हुई। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी मुख्यालय में सभी महासचिवों, पीसीसी अध्यक्ष और पार्टी के राज्य प्रभारियों के साथ बैठक किए। इस दौरान लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी मौजूद रहे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बेरोजगारी, महंगाई और संविधान पर हमले को लेकर मंगलवार को केंद्र की मोदी सरकार को जमकर घेरा। उस पर देश के गरीबों एवं मध्यम वर्ग के साथ विश्वासघात करने का आरोप लगाया। खड़गे ने यह भी कहा, कांग्रेस प्रमुख मुद्दों को लेकर अभियान शुरू करेगी और जनता के बीच जाएगी। कांग्रेस महासचिवों, राज्य प्रभारियों और प्रदेश इकाई के प्रमुखों के साथ बैठक के बाद खड़गे ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर कहा, हमने चुनावी तैयारियों के लिए संगठनात्मक मामलों और राष्ट्रीय महत्व के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एआईसीसी महासचिवों, प्रभारियों और प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्षों की एक बैठक बुलाई है। उन्होंने कहा, सेबी और अडानी के बीच सांठगांठ के चौंकाने वाले खुलासों की गहन जांच की जरूरत है। शेयर बाजार में छोटे निवेशकों का पैसा खतरे में नहीं डाला जा सकता। मोदी सरकार को तुरंत सेबी अध्यक्ष का इस्तीफा मांगना चाहिए और इस संबंध में जेपीसी संयुक्त संसदीय समिति का गठन करना चाहिए। कांग्रेस प्रमुख ने भारतीय प्रतिभूति विनियमन बोर्ड की प्रमुख माधवी बुच के खिलाफ हिंडनबर्ग रिसर्च के आरोपों की पृष्ठभूमि में यह बातें कही। कांग्रेस अध्यक्ष ने दावा किया कि बेलगाम बेरोजगारी और अनियंत्रित मुद्रास्फीति तथा घरेलू बचत में कमी जैसे गंभीर मुद्दों पर पार्टी ने ध्यान केंद्रित किया है। उन्होंने दावा किया कि सरकार ने गरीबों और मध्यम वर्ग के साथ विश्वासघात किया है। खड़गे ने आरोप लगाया कि संविधान पर हमला लगातार जारी है। उन्होंने साथ ही कहा कि जातीय जनगणना लोगों की मांग है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी हमारे किसानों के लिए एमएसपी की कानूनी गारंटी की मांग को लेकर अपनी लड़ाई जारी रखेगी। हमारे देशभक्त युवाओं पर थोपी गई अग्निपथ योजना को खत्म किया जाना चाहिए। उन्होंने रेल सुरक्षा का मुद्दा उठाते हुए कहा कि ट्रेनों का पटरी से उतरना आम बात हो गई है, जिससे करोड़ों यात्रियों को परेशानी होती है।
जलवायु संबंधी आपदाएं और ढहता बुनियादी ढांचा भी चिंता का कारण है। खरगे ने कहा, हम इन मुद्दों को लेकर एक राष्ट्रीय अभियान तैयार करेंगे और लोगों के पास जाएंगे। बैठक से पहले मणिपुर कांग्रेस के अध्यक्ष किसम मेघचंद्र ने कहा, मैं बैठक में मणिपुर मामले को उठाऊंगा क्योंकि राज्य में संकट जारी है। सरकार और केंद्र सरकार इस मुद्दे पर गंभीर नहीं है। कल हमारा विधानसभा सत्र समाप्त हुआ। विधानसभा में विपक्षी विधायकों द्वारा उठाए गए सवालों पर गंभीरता से विचार नहीं किया गया। हम मणिपुर के लिए सरकार से ठोस रोडमैप की मांग करते हैं। चलिए अब जानते हैं अगली बड़ी अपडेट। यूपी उपचुनाव में एसपी जीती सीटों पर लड़े, बाकी हमारे लिए छोड़े, कांग्रेस की अखिलेश से डिमांड। उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए सभी राजनीतिक दलों ने तैयारियां शुरू कर दी है। कांग्रेस पार्टी ने भी इस सिलसिले में अपनी संगठनात्मक बैठक की, लेकिन यह मीटिंग लखनऊ के बजाय प्रयागराज में हुई, जिसमें कांग्रेस ने इंडिया ब्लॉक के अपने सहयोगी समाजवादी पार्टी को साफ साफ इशारा किया है कि वह उपचुनाव वाली 10 सीटों में से कम 5 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारना चाहती है। बता दें कि सपा और कांग्रेस ने हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव गठबंधन में लड़े थे। सपा ने यूपी की 37 और कांग्रेस ने 6 सीटें जीती थी। बीजेपी और उसके सहयोगियों के खातों में 33 सीटें आई थी। प्रयागराज मंडल के पास की दोनों सीटें कांग्रेस पार्टी चाहती है। वह प्रयागराज की फूलपुर सदर और मिर्जापुर की मझवा सीट पर चुनाव लड़ना चाहती है। संगठनात्मक बैठक के बाद कांग्रेस के पूर्वी जोन के प्रभारी राजेश तिवारी ने पार्टी की इच्छा और मंशा भी जता दी। राजेश तिवारी ने कहा कि जिन 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, उनमें से 5 सीटों पर 2022 में विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने जीत दर्ज की थी। वह अपनी जीती सीटों पर उपचुनाव लड़े, जबकि अन्य सीटें उसे कांग्रेस के लिए छोड़ देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ज्यादा से ज्यादा सीटों पर उपचुनाव लड़े, इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर भी बातचीत चल रही है। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि फूलपुर सीट के लिए प्रभारी अखिलेश यादव के द्वारा नियुक्त किए जा चुके हैं। उन्होंने इंद्रजीत सरोज को फूलपुर का जिम्मा सौंपा है। वहीं बीजेपी ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को इस सीट का जिम्मा सौंपा है। यूपी में जिन सीटों पर उपचुनाव होना है, उनमें मंझवा, करहल, सीसमऊ, फूलपुर, कटेहरी, मिल्कीपुर, खेर, मीरापुर, कुंदरकी और गाजियाबाद शामिल है। पिछले यूपी विधानसभा चुनाव में सपा ने करहल, मिल्कीपुर, कटेहरी, सीसमऊ और कुंदरकी सीटें जीती थी, जबकि बीजेपी ने फूलपुर, खेर और गाजियाबाद सीटें जीती थी। उसकी सहयोगी निषाद पार्टी ने मंझवा सीट पर जीत दर्ज की थी। वहीं जयंत चौधरी की रालोद ने मीरापुर से जीत दर्ज की थी, तब वह सपा की सहयोगी थी। अब आरएलडी भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के साथ है। ऐसे में आपका इन खबरों को लेकर क्या कुछ कहना है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा।